नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज एक बार फिर से आप सभी को आपके अपने चैनल सोलर पर बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 17 जून 2026 के करेंट अफेयर, जो कि प्रीवियस क्लास की तरह इस क्लास में भी हम जो टॉपिक कवर करते हैं वो 100% एग्जाम एक्सपेक्टेड टॉपिक होता है। मोस्टली टॉपिक रहता है हमारा इकोनॉमिक, इंटरनेशनल रिलेशंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन। ये 5 टॉपिक है ना, जो बहुत हॉट टॉपिक होता है हर एक एग्ज़ाम के लिए। जितना भी कम्पिटिटिव आने वाला एग्ज़ाम है या जितना भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप देखे होंगे या दिए होंगे, ठीक है, तो सभी में ये 5 टॉपिक हॉट टॉपिक होता है और इसी से ज़्यादातर को क्वेश्चन आता है। और मैं इस अपने क्लास में ऐसा कंटेंट देना चाहता हूँ, ऐसा कंटेंट देता हूँ कि वो एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा हेल्पफुल हो और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से ही आएगा, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। आपको लगेगा कि हम इतना ब्रीफली एक्सप्लेन भी करते हैं कि आपको वो एक्सप्लेनेशन से अगर क्वेश्चन घुमाकर भी पूछा, डीपली भी पूछा, तो भी आप एक्सप्लेन कर मतलब आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो आप क्लास में अगर आप नए हो तो प्लीज़ अभी तुरंत चैनल के जाकर सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाला सभी करेंट अफेयर, सभी क्लास आपका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और जब भी आपको नोटिफिकेशन मिले तो आपको क्लास को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, प्लीज़ बीच में मत छोड़ना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। और दूसरी बात है कि अगर क्लास को छोड़ोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन मिस भी कर सकते हो। और अगर एक बार विश्वास करके आप देखो और यहाँ से पढ़ के जाओ, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है। और आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई नोट्स बनाने की यहाँ से ज़रूरत नहीं है। जितना भी हम पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे हर दिन का, ठीक है। तो आप बस इंस्टाग्राम, फेसबुक और ये व्हाट्सएप पे आप मुझे फॉलो कर लो, और आपको जो भी चाहिए आप बस मैसेज कर देना, मैं आपको आप ईमेल में कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना, हम उसका ईमेल कर देंगे, ठीक है। बस आपको क्लास में बैठ के सुनना है, समझना है, और जो भी डाउट हो कमेंट में करो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा और बहुत जल्द करूँगा, ठीक है। अब हम ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, अब हम अपने आज का क्लास का 17 जून 2026 के करेंट अफेयर के महत्वपूर्ण खबरों में से हम फर्स्ट खबर जो कि फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजास्टरिफिकेशन एंड ड्रॉ आउट कब मनाया गया, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन आपको VVI है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पूरा VVI है, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये इसको याद रखना, कई आने वाले एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर है सी, 17 जून, ठीक है। हर साल 17 जून को मनाया जाता है। इस दिवस का मेन उद्देश्य क्या है, तो भूमि रक्षण, जो भूमि क्षरण हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, ठीक है, को रोकना, मरुस्थलीकरण, ठीक है, को रोकना, सूखे, ड्रॉ आउट को प्रभाव को कम करना, ठीक है। ड्रॉ आउट प्रभाव को कम करना, पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ भूमि प्रबंधन को बढ़ावा देना। लाइक पर्यावरण संरक्षण एंड टिकाऊ भूमि मतलब क्या है कि सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट को बढ़ावा देना, ठीक है। सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट को बढ़ावा देना। यह दिवस यूनाइटेड नेशन UN के द्वारा, ये जो दिवस हम मनाते हैं यूनाइटेड नेशन के द्वारा 1994 में घोषित किया गया था, ठीक है। या यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजास्टरिफिकेशन UNCCD से जुड़ा है। ये किससे जुड़ा है, UNCCD से जुड़ा है, ठीक है। यहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जा सकता है। एक तो पहले डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजास्टरिफिकेशन एंड ड्रॉट कब मनाया जाता है, तो इसका सीधी आंसर है 17 जून, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि एक बार 5 साल में, ये हर साल मनाया जाता है, ठीक है।
सो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य 3 है। पहला, भूमि क्षरण को रोकना, दूसरा मरुस्थलीकरण को रोकना, तीसरा सूखे को प्रभाव को कम करना। ठीक है। सो और इसका मेन होता है कि पर्यावरण को संरक्षित करना। ठीक है। टिकाऊ भूमि को प्रबंधन करना। टिकाऊ भूमि मतलब जो क्या काली मिट्टी हो, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा उसकी जो स्ट्रेंथ होती है बहुत मजबूत होती है और पानी को भी बहुत दिन तक रोक के रखती है। ठीक है। तो इसके लिए उस मिट्टी को बचाना जरूरी है। ठीक है। सो यहाँ पर ये कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि यह सबसे पहले कब बनाया गया था? तो 1994 में बनाया गया था। ये किसके द्वारा बनाया गया था? पहले तो यूएन के द्वारा, यूनाइटेड नेशन। ठीक है। ये किससे जुड़ा हुआ है? जो कम्बैट, ये जो अपना दिवस है किसके द्वारा जुड़ा हुआ है? वर्ल्ड डे टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट किसके द्वारा जुड़ा है? तो यूएनसीसीडी और इसका फुल फॉर्म ही वही है। ठीक है। यूएनसीसीडी का फुल फॉर्म है वर्ल्ड डे टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। ठीक है। इसका फुल फॉर्म है, इसका शॉर्ट फॉर्म है यूएनसीडी। 1994 में पहली बार मनाया गया था। किसके द्वारा? तो यूएन के द्वारा मनाया गया था। ठीक है। तो आप यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो आप ये सारे क्वेश्चन को अच्छे से रट लेना, ताकि आने वाले एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आपका मिस ना हो। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। हाउ मल्टीपर्पस डैम किस नदी पर बनाया गया? तो ये किस नदी पे बनाया गया था? टोन नदी पे। ठीक है। टोन नदी पे। इसका भी ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपको एमबीबी है, ये भी आपको आने वाले एग्जाम में, कई एग्जाम में मिलेगा, क्योंकि ये तो आएगा ही आएगा। ये 110% आपको कई एग्जाम में देखने को, आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो इसको तो भूलना ही मत। ठीक है। सो किशु मल्टीपर्पस डैम एग्जाम एक्सप्लेनेशन, मतलब एग्जाम में कैसे पूछ सकता है। ठीक है। तो किशु मल्टीपर्पस डैम टोन्स नदी पर प्रस्तावित है, बनना नहीं है, प्रस्तावित है। ठीक है। सो यह परियोजना उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। ये परियोजना किससे संबंधित है? उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश से। ठीक है। टोन्स नदी यमुना रिवर के सबसे बड़ी सहायक नदी है। जो टोन्स नदी है किसका सहायक सबसे बड़ी है? यमुना नदी को। ठीक है। जो कि लार्ज ट्रिब्यूटरी मानी जाती है, बहुत बड़ा सहायक नदी मानी जाती है। ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई, जल भंडारण, बाढ़ नियंत्रण एंड जल उपलब्धता बढ़ाना। ठीक है। सो इसका मुख्य कारण है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का ये परियोजना हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है। ठीक है। यह जो किसो मल्टीपर्पस डैम जो बनना प्रस्तावित हुआ है वो टोन्स नदी पे हुआ है, जो यमुना नदी के सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक नदी है। ठीक है। जो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है कि जल विद्युत उत्पादन, ठीक है, हाइड्रो पावर, ठीक है, सिंचाई, इरिगेशन, ठीक है, जल भंडारण, वाटर स्टोरेज, बाढ़ नियंत्रण, फ्लड कंट्रोल एंड जल उपलब्धता को बढ़ाना। सो इसका मुख्य उद्देश्य 5 है। तो ये भी क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है। ठीक है। अब हम इसको शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं। एक मैं टेबल फॉर्म में दिया हूँ ताकि एक बार में आप देखिए और आपको सभी एक झलक में याद हो जाए। ठीक है। तो कुसु डैम किस नदी पे प्रस्तावित है? टोन्स रिवर पे। ठीक है। टोन्स रिवर किसकी सहायक नदी है? तो यमुना रिवर को। किन राज्यों से जुड़ा हुआ है? उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश। परियोजनाओं का प्रकार क्या है? मल्टीपर्पस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ठीक है। इसका पूछेगा कि ये जो प्रोजेक्ट है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का जो है जो प्रोजेक्ट है उसका क्या नाम है? मल्टीपर्पस हाइड्रो प्रोजेक्ट। ठीक है। तो घुमा के भी पूछेगा तो आप, या टोन्स रिवर पे कौन सा प्रोजेक्ट को प्रस्तावित किया गया है, या टोन्स रिवर टोन्स नदी किसके सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो ये सब सारे क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो इसलिए मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ ताकि एक भी क्वेश्चन आपको छूटे नहीं। ठीक है। जैसे भी क्वेश्चन करे आप आंसर करना। ठीक है। अब हम बढ़ते थर्ड क्वेश्चन की ओर। बैंक ऑफ जापान ने हाल ही में ब्याज दर को कितने वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंचाया? ठीक है।
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये भी MBBI है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा कई आने वाले एग्जाम में, क्योंकि ये फाइनेंस से रिलेटेड है। ठीक है, अब ये इंटरनेशनल रिलेशनशिप को ये आपको बता रहा है कि मतलब दूसरे देश में कैसे, मतलब जापान में क्यों कितना परसेंटेज इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है, ब्याज दर में। तो हाल ही में बैंक ऑफ जापान BOJ ने अपनी ब्याज दर को 1% तक बढ़ाया। कितना बढ़ाया? 1%। कितना बढ़ाया है? 1% बढ़ाया है, जो कि 31 वर्षों को 31 ईयर का सबसे उच्च स्तर है। 31 साल में पहली बार इतना बड़ा इंक्रीमेंट अपनी ब्याज दर में 1% तक बढ़ाया। मतलब इतनी बड़ी इंक्रीमेंट पहली बार 31 वर्षों में जापान ने किया है। ठीक है, सबसे, और जो कि सबसे ऊंचे स्तर पर है। यह 1995 के बाद सबसे मतलब ऊंचा स्तर है। तो आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो 1% बढ़ाया गया है जापान में ब्याज दर में, वो कब, पहले पिछली बार कब बढ़ाया गया था इसके नीचे से? तो 1995 में। ये सबसे ऊंची स्तर के ब्याज दर में वृद्धि है। ठीक है, तो ये टोटल 31 सालों बाद इतना बड़ा इंक्रीमेंट एक टाइम पे जापान किया है ब्याज दर में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आएगा आपको। ठीक है, सो अब हम बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर जापान को कैसे याद रखेंगे, तो जापान प्लस 1% इक्वल टू 31 ईयर हाई। मतलब यहाँ पर मैं एक लाइन में इसको देने का ट्राई किया हूँ कि मतलब कि कौन कितना परसेंट जो बढ़ाया है। ठीक है, तो BOJ बैंक ऑफ जापान 31st ईयर, ठीक है, 1% इंटरेस्ट बढ़ाया। तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि बैंक ऑफ जापान 31 वर्षों में कितना परसेंटेज ब्याज दर बढ़ाया, या सबसे ऊंचा स्तर कौन सा है। तो ऊंचा स्तर अगर पूछेगा तो उसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया रहेगा, तो उसमें आपको 1% ही लगाना है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, प्रिवेंटिव डिटेनेशन। ये क्वेश्चन मैंने पिछले क्लास में बहुत डिस्कशन किया हूँ, इसके बारे में बहुत सारा एक्सप्लेनेशन दिया हूँ। तो यहाँ पे ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस पे कर चुका हूँ। मतलब इस पे मेरा पूरा एक्सप्लेनेशन है, तो आप पिछले वाले सेक्शन में जाके देखिए, उसमें पूरा का पूरा आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा। फिर भी मैं यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया हूँ, तो आप जब क्लास को गो थ्रू करना, तो आप एक बार इसको पढ़ लेना। नहीं तो अगर यहाँ पर ज़्यादा समझ नहीं आ रहा तो पिछले क्लास जाकर देखना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। मोहनजोदारो की प्रसिद्ध डांसिंग गर्ल किस सभ्यता से संबंधित है। ठीक है, ये हड़प्पन। ठीक है, इसका भी ऑप्शन नंबर सी होगा। ये जो है ना, ये भी क्वेश्चन MBBI है, ये भी आपको देखने को मिल सकता है। ये एज ए, तो ये करेंट अफेयर में नहीं काउंट करेंगे, लेकिन ये स्टैटिक जीके में भी हम देख सकते हैं इसको। ठीक है, बट एज ए अभी करेंट अफेयर में ही आया है, तो अभी न्यूज पे चला था, तो इसलिए मैं इसको करेंट अफेयर में डाल दिया। ठीक है, तो इसका हिस्ट्री भी मैंने कवर करने का ट्राई किया एज मच एज, जितना कि पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा हो, जहाँ से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, मैं उस पॉइंट को कवर करने का ट्राई किया हूँ। ठीक है, सो मैं देखते हैं कि इसका तो ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, तो हड़प्पन मतलब हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, मोहनजोदारो की डांसिंग गर्ल। ठीक है, डांसिंग गर्ल नृत्य करती हुई लड़की, एक लड़की नृत्य करती हुई जो है उसकी सभ्यता से संबंधित है। ठीक है, जो कि हड़प्पा सभ्यता से, हड़प्पन सिविलाइजेशन से संबंधित है। यह प्रतिमा मोहनजोदारो से प्राप्त हुई थी। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि डांसिंग गर्ल किससे प्राप्त हुआ, तो मोहनजोदारो से प्राप्त हुई थी। ठीक है, मोहनजोदारो कहाँ है? आज यह स्थान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। सिंध कहाँ है? पंजाब में। ठीक है, पाकिस्तान के सिंध में, जैसे कि पंजाब का जो बॉर्डर लगता है ना, उधर सिंध है, तो उसके प्रांत में स्थित है। मोहनजोदारो का अर्थ है मृतकों का टीला, माउंड ऑफ द डेड, माउंड ऑफ द डेड, मृतकों का टीला। ठीक है, सो मोहनजोदारो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। ये कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। तो ये क्वेश्चन आएगा, आपको वो बहुत बार पूछा है।
एज स्टैटिक जीके में भी देखेंगे, जिससे लुसेंट वाला ने तो ये मोहनजोदारो को बहुत ज़्यादा जिक्र किया है। तो अभी थोड़ा ज़्यादा ये क्वेश्चन चल रहा है, इसलिए मैं करंट अफेयर में भी डाल के लेकर आया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसका और एक्सप्लेनेशन देखते हैं विस्तार में। तो डांसिंग गर्ल की विशेषता क्या है? धातु का कस, ब्रॉन्ज, ऊंचाई लगभग, ये पूछ सकता है यहाँ पे, हर क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, कि इसका ऊंचाई लगभग कितना है? 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 10.5 सेंटीमीटर। किस धातु के बनी है? तो ब्रॉन्ज। ठीक है, तकनीकी कौन है? लॉस्ट वैक्स टेक्निक, मधु मोम विधि, मधु मोम विधि। ठीक है, ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा टेक्नोलॉजी यूज किया है, उसका हाइट क्या है, कौन सा धातु लगा था, हाथों में कई चूड़ियाँ दिखाई देती है, उसका हाथ में क्या दिखता है? बहुत सारा चूड़ियाँ। आत्मविश्वास संपूर्ण मुद्रा में खड़ी दिखाई देती है, ये भी क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है कि किस अवस्था में वो खड़ी है, तो आत्मविश्वास संपूर्ण मुद्रा में खड़ी है। हड़प्पन सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 2500 से 1900 ईसा पूर्व, 2500-1900 ईसा पूर्व सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे विकसित हुई है। किस नदी पे विकसित हुई ये भी पूछता है। ठीक है, किस नदी पे विकसित हुई है ये भी पूछता है। तो ये किस पे हुआ है? सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों पर। ठीक है, इसका प्रमुख नगर कौन कौन है? ठीक है, तो प्रमुख नगर है हड़प्पा, मोहनजोदारो, डोलमेरा एंड लोथल। ठीक है, इसका 5 नगर है जो प्रमुख है। ये सब सिंधु नदी के, सहायक नदी के किनारे डेवलप हुआ है। ठीक है, ये कब हुआ है? 2500 ईसा पूर्व में सिंधु नदी के सहायक नदियों पर डेवलप हुआ है। कौन कौन है? लोथल है, डोलमेरा है, मोहनजोदारो, हड़प्पा है। ठीक है, ये 4 है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, जो कि ये बहुत कंट्रोवर्शियल एंड सेंसिटिव मुद्दा रहा है। रीनीट नीट पेपर लीक, उसके बाद रीनीट, उसके बाद बहुत सारा कंट्रोवर्सी, उसके बाद अंजना ओम कश्यप कट कमेंट्स, 2 कौड़ी का टीचर, ये सब के कारण ये मुद्दा बहुत हाईलाइट हुआ था। बट फिलहाल अभी रोशन आनंद और खान सर की लड़ाई में ये मुद्दा दब गया है, क्योंकि डाइवर्ट कर दिया गया है मुद्दा को। अभी पूरा का पूरा खान सर और रोशन सर की लड़ाई पे फोकस है। बट मैं तो यही बोलूँगा कि 2 गुरुओं के बीच में लड़ाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें बच्चों को बहुत लॉस हो रहा है और आप दोनों बहुत अच्छे टीचर हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी मनमानी करो और टीचर मतलब बच्चों का भविष्य बर्बाद करो। एक कोई बोलते हैं सनातनी है, कोई बोलते हैं कंडी मार्च करो, कोई बोलते हैं कि वो पाकिस्तानी है कोई। सो ये सब क्या है ना कि बच्चों की मेंटेलिटी पे असर पड़ेगा, बच्चा एक दूसरे में डिवाइड हो जाएगा, बच्चा अपने में लड़ जाएगा। अगर वो रोशन सर के बातें बोलेगा, ये खान सर के बातें बोलेगा, दोनों में क्लैश होगा और झगड़ा हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें प्लीज़ बंद कर दो, अपने आपस में बैठ के सुलझा लो, जो होना था हो चुका है। और रही बात रोशन सर के भाई का डेथ का, तो वो सरकार हमारे माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इसके अच्छे से जांच करेंगे और उसका जो भी परिणाम आएगा वो सामने सबका आएगा। तो प्लीज़ बिहार में शांति बनाए रखें। आप दोनों टीचर गरीब बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, वैसे ही करते रहिए। वो बहुत ही ज़्यादा बिहार के उत्थान के लिए एक महत्वपूर्ण आप लोग का योगदान है और रहेगा। ठीक है, सो इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, मैं अपना बस जस्ट अपना ओपिनियन दिया हूँ, बाकी तो सर अपना समझदार है वो कर ही लेंगे। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। ये भी क्वेश्चन आपको MBB आई है, ये क्वेश्चन पूछेगा ही पे पूछेगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और हाईलाइटेड मुद्दा है, सो ये पूछेगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ठीक है, सो कप सिरप का निर्णय किससे संबंधित है? तो ड्रग सेफ्टी। ठीक है, ओनली प्रिस्क्रिप्शन ओनली कप सिरप किससे संबंधित है? तो ड्रग सेफ्टी। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। सो ओनली कप सिरप का मतलब है कि कुछ खांसी की दवाएं केवल डॉक्टर के पर्चे, ठीक है, पर्चे पर ही दी जाएगी। ये जो है निर्णय लिया गया है वो डॉक्टर के पर्चे पे ही कुछ कप सिरप दिया जाएगा। या ड्रग सेफ्टी दवा सुरक्षा से संबंधित है। उसका उद्देश्य दवाओं को गलत इस्तेमाल, मिसयूज को रोकना, नशे और दवा को दुरुपयोग को कम करना, मरीजों की सुरक्षा बढ़ाना,
डॉक्टर की सलाह के बिना खतरनाक दवाओं को उपयोग को रोकना। ठीक है, सो इस सब के मुख्य उद्देश्य के कारण उसको निर्णय लिया गया है ड्रग सेफ्टी के कारण। सो ये क्वेश्चन भी आपको मिलेगा देखने के लिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की ओर। ईपीआई नियामक कौन है? ईपीआई का नियामक मतलब जो ईपीआई को कंट्रोल करने वाला, ईपीआई पर रूल एंड रेगुलेटरी चलाता है, जो कंट्रोल करता है वो कौन है? आरबीआई। लेकिन ठीक है, आरबीआई, क्योंकि आरबीआई और एनपीसी को लेकर अक्सर भ्रम होता है। ठीक है, तो ईपीआई क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, एक रियल टाइम डिजिटल पेमेंट सिस्टम है जिसकी मदद से आप बैंक के खाते से सीधे पैसा भेज और प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यूपीआई का मकसद क्या है कि आप सीधा पैसा किसी के भी बैंक के अकाउंट में भेज और प्राप्त कर सकते हैं। रियल टाइम डिजिटल पेमेंट सिस्टम, रियल टाइम डिजिटल पेमेंट सिस्टम, ये याद रखना। ठीक है, यूपीआई का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। मतलब इंटरफेस क्या होता है? एक जिसे एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन को कनेक्ट करना ही इंटरफेस, मतलब कि एक इंटरफेस रहता है दिखने का। मतलब कि इंटरफेस का मतलब ये है कि दो एप्लीकेशन कैसे है उसके कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं उसका पेजेस से, तो उसका इंटरफेस। ठीक है, ये एक रियल टाइम डिजिटल पेमेंट सिस्टम है जिसकी मदद से आप बैंक खाते से सीधे पैसा भेज और प्राप्त कर सकते हैं। यूपीआई का रेगुलेटर कौन है? आरबीआई है, भारत का केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ देश की भुगतान प्रणाली और पेमेंट सिस्टम को नियमित रेगुलेट करता है। ठीक है, सो अब हम देखते हैं कि यूपीआई को संचालित ऑपरेट कौन करता है। तो ये नेशनल पेमेंट, यूपीआई को ऑपरेट करता है एनपीसीआई, बट उस पर नियामक कंट्रोल कौन करता है? अपना आरबीआई। कंट्रोल रूल रेगुलेशन जो भी बनाता है, रेगुलेटरी जो बनता है या रेगुलेट करता है वो आरबीआई करता है, बट उसको ऑपरेट कौन करता है? एनपीसीआई। ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एनपीसीआई ने यूपीआई को विकसित किया है, उसका संचालन करता है। यूपीआई को विकसित कौन किया है? एनपीसीआई। ठीक है, उसको ऑपरेट करता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। ब्रिक्स का नया सदस्य कौन सा देश है? ब्रिक्स का नया मतलब कि सदस्य कौन सा देश है? ईरान। ठीक है, ईरान। ब्रिक्स के विस्तार एक्सप्लेनेशन में केवल ईरान ही नया सदस्य नहीं था। 1 जनवरी 2024 में ब्रिक्स में नई देशों को शामिल किया गया। इनमें से मुख्य रूप से ईरान, इजिप्ट, इथोपिया एंड यूनाइटेड अरब इमिरेट्स मतलब यूएई। टोटल जनवरी 2024 से ब्रिक्स में नए देशों में शामिल किया गया है 4 को। पहले ईरान हुआ, इजिप्ट हुआ, इथोपिया हुआ, यूनाइटेड अरब यूएई। ठीक है, यूएई, ये 4 देशों को ब्रिक्स में जनवरी 2024 से अभी तक में ये 4 देशों को शामिल किया गया है। ठीक है, सो अगर आपको चारों ऑप्शन में से कोई भी मिल जाए तो सबसे पहले ईरान रहेगा तो ईरान को मार देना, नहीं तो मल्टीपल चॉइस रहेगा तो सबको मारना, नहीं तो चारों में से कोई एक मिलेगा तो मार देना। ठीक है, वो ही आंसर करेक्ट रहेगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अभी ये 9 में ही मैं पूरा इसका मैं एक्सप्लेन किया हूँ कि ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या है। सो ब्रिक्स का है बी से ब्राज़ील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका। ठीक है, ब्रिक्स का फुल फॉर्म है ब्राज़ील, बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका। यह उभरती हुई अर्थव्यवस्था इमर्जिंग इकोनॉमिक्स का समूह है। इमर्जिंग इकोनॉमिक्स का समूह है। ब्रिक्स क्या है? इमर्जिंग इकोनॉमिक्स का समूह है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो ब्रिक्स है किसका समूह? इमर्जिंग इकोनॉमिक्स का। ईरान ब्रिक्स में कब शामिल हुआ? ईरान ब्रिक्स में कब शामिल हुआ? अगस्त 2023 के ब्रिक्स समिट में ईरान को आमंत्रित किया गया था और 1 जनवरी 2024 से ईरान आधिकारिक सदस्य बन गया। कब बना? 1 जनवरी 2024 में। ईरान कब बना? 1 जनवरी 2024 में ये मतलब कि ऑफिशियली ये
ईरान सदस्य बन गया, ठीक है। अगस्त 2023 के ब्रिक्स समिट में ईरान को आमंत्रित किया गया था। कब आमंत्रित किया था? अगस्त में 2023 में, और जनवरी 2024 में ये ऑफिशियली ब्रिक्स का सदस्य बनी है, ठीक है। बट ये अकेले नहीं बना था, इसमें 4 देश है, इजिप्ट है, इथोपिया है, UAE है, सब ये चारों देशों ये मतलब 1 जनवरी 2024 से अभी तक हुआ। लेकिन अगर पूछा जाए 1 जनवरी 2024 को कौन सा देश ब्रिक्स में शामिल हुआ था, तो ईरान है, ठीक है। और मतलब कि कब कैसे हुआ था, तो ये अगस्त 2023 में ब्रिक्स समिट में आमंत्रित किया गया था। उसके बाद उसका डिस्कशन हुआ, उसके बाद ये ब्रिक्स का सदस्य बन गया, ठीक है। और ये ब्रिक्स किसका समूह है? इमर्जिंग अर्थव्यवस्था का, इमर्जिंग अर्थव्यवस्था का, उभरती हुई अर्थव्यवस्था का समूह है, ठीक है। सो अब तेल और गैस शक्ति, इसमें क्या क्या होता है? तेल और गैस शक्ति का ईरान दुनिया के सबसे बड़े तेल और प्राकृतिक गैस भंडार वाले देश हैं, उनमें से एक है। सबसे ईरान दुनिया का सबसे बड़ा, मतलब अगर पूछा जाए कि गैस और तेल का भंडारण किसके पास सबसे ज़्यादा है, तो ईरान के पास है, ठीक है। फिर पश्चिम एशिया है, मिडिल ईस्ट में भी प्रभाव इसका है ब्रिक्स का। मध्य पूर्व में रणनीतिक उपस्थिति को मजबूती, ठीक है। डॉलर पर निर्भरता कम करने का चर्चा, डॉलर पे निर्भरता कम करने की चर्चा। ईरान ब्रिक्स का सदस्य 1 जनवरी 2024 को बना। ब्रिक्स में शामिल होने वाला नया पश्चिमी एशियाई देश कौन सा है? ईरान। ईरान जो है नया पश्चिमी एशियाई देश है, ठीक है। ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ है? इसका कोई मुख्यालय नहीं है, ठीक है। ब्रिक्स का बैंक कौन सा है? न्यू डेवलपमेंट बैंक, NDB। ब्रिक्स का बैंक कौन सा है? NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ब्रिक्स का 15वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, ये पूछ सकता है। जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका, दोनों मिलकर हुआ, दोनों में जोहान्सबर्ग में हुआ था, जो कि साउथ अफ्रीका में, ठीक है। ईरान का ब्रिक्स का सदस्य 1 जनवरी 2024 को बना। ब्रिक्स का विस्तार की घोषणा जोहान्सबर्ग समिट 2023 में हुआ था। जोहान्सबर्ग जो, हाँ, इसका डिस्कशन भी कब हुआ था कि ईरान मतलब कि बने ब्रिक्स का सदस्य, तो जोहान्सबर्ग में जो 2023 में समिट हुआ, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में जो समिट हुआ था जी ब्रिक्स, उसी में डिस्कशन हुआ, और 1 जनवरी 2024 में यह ऑफिशियली ब्रिक्स का सदस्य बनने गया, ठीक है। ब्रिक्स के नए सदस्य इजिप्ट, इथोपिया एंड ईरान एंड UAE, ठीक है। सो ये सभी देश है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। G7 में भारत का सदस्य है कि नहीं? नहीं, ये भारत सदस्य नहीं है, बट भारत को हमेशा G7 में, भारत के प्रधानमंत्री को हमेशा G7 में बुलाते हैं। जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे कि अपना प्रधानमंत्री फ्रांस में है, जो कि G7 में गए थे, G7 समिट में गए थे, जो कि अभी हाल फिलहाल ट्रंप से मिले थे, जो कि उनका भी एक भाषण कंट्रोवर्सी हो गया कि वो न्यूज एक पेपर पढ़ के उनसे बात कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उनको कोई कंट्रोल कर रहा है, वो खुल के बातें नहीं रख रहे थे। जैसे कि अभी हमारा सफर मरा है, मतलब कि जो पानी में जहाज पे जो रहता है वर्कर्स, वो 3 मर चुके हैं, तो उसके बारे में भी खुल के बात नहीं की है। अगर वो बोले तो सीधा सीधी ट्रंप बोल दिया तुम अब किलर हो, तो ये कंट्रोवर्सी है। सो वो हमेशा G7 में जाते हैं, उनको आमंत्रित किया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री जो भी रहते हैं उनको आमंत्रित किया जाता है। तो अभी हाल फिलहाल अपना भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी हैं, तो वो हर साल मतलब कि G7 में मतलब हर साल नहीं, 4 साल में तो G7 में जाते रहते हैं, ठीक है। तो G7 के टोटल 7 देश हुए हैं, ठीक है, 7 देश है। तो इसका कहानी भी आपको हम पिछले क्लास में पूरा एक्सप्लेन किया है, हिस्ट्री, पूरा हिस्ट्री एक्सप्लेन किया। आप पिछले क्लास में जाइए और उसको देखिए, ठीक है। सो अब हम, बट यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी मैं पूरा एक्सप्लेन करने का ट्राई किया हूँ, बट इससे ज़्यादा पिछले वाले क्लास में आपको मिलेगा, ठीक है। बट यहाँ पर भी मैं पूरा लिखा हूँ, आप एक बार गो थ्रू करना, तो आपको यहाँ पर भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। और नहीं तो अगर कहीं और कुछ डाउट हो तो आप पिछले क्लास जाकर देख लीजिए। अगर उसके बाद भी कोई डाउट है तो आप डायरेक्ट मुझे क्वेश्चन करना, मैं बताऊंगा उसका आंसर। यहाँ पर मैं एक टेबल फॉर्म में दे दिया, ठीक है। टेबल फॉर्म में देने का मतलब ये है कि आपको बहुत जल्दी याद रहेगा, और सभी हिस्ट्री है अभी, ठीक है। सो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सो हड़प्पा सिविलाइजेशन की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी। हड़प्पा सिविलाइजेशन को, हड़प्पा सभ्यता को किसने
लाइक एक्सप्लेन किया था। तो मतलब खोज किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको MBBI है, इसको भी आप याद रखना। दयाराम साहनी, ठीक है, दयाराम साहनी। भारत 1921 में भारत ये दयाराम साहनी ने भारत में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत स्थित हड़प्पा स्थल की खुदाई की थी। कौन? दयाराम साहनी ने वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित हड़प्पा स्थल की खुदाई की थी। ठीक है, इसी खोज के साथ सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन के अस्तित्व का पता चला। 1922 में राखागढ़ एंड बंधु गोपी दयाई ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। ये मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुआ था, जो कि ये व्यक्ति ने किए थे। ठीक है, ये मोहनजोदड़ो की खोज किए थे। दयाराम साहनी सिंधु घाटी सभ्यता को खोज किए थे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का लाइक नहीं, हड़प्पा सिविलाइजेशन को 1921 में दयाराम साहनी ने खोज किए थे। हड़प्पा स्थल की खुदाई के प्रारंभ की। उसी खोज में सिंधु घाटी सभ्यता का अस्तित्व का पता चला। सिंधु घाटी सभ्यता का अस्तित्व का पता चला जब हड़प्पा स्थल की खुदाई प्रारंभ की थी दयाराम साहनी 1921 में। ठीक है, 1922 में मिला मोहनजोदड़ो को खोज किया था। उसमें भारतीय पुरातत्व संरक्षण ASI के महान निर्देशक जॉन मार्शल थे। उस समय भारत पुरातत्व सर्वेक्षण मतलब कि है ASI कौन था? जॉन मार्शल थे, जिन्होंने 1924 में इस सभ्यता का आधिकारिक घोषणा किया। तो ये सब क्वेश्चन आएगा कि जॉन मार्शल कौन थे, और वो सभ्यता को जो हमारा ये हड़प्पा सिविलाइजेशन है उसको घोषणा आधिकारिक रूप से कब किया गया था और कब किसने किया था। तो ये सारी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है अगर घुमा के पूछा था। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या किया हूँ, पूरा एक फॉर्मेट में लाकर देने का काम किया हूँ ताकि आप पूरा का पूरा एक बार में एक झलक में देखें और आपको याद रहे। ठीक है, जैसे हड़प्पा की खोज किसने की? दयाराम साहनी। खोज का वर्ष 1921 था। मोहनजोदड़ो की खोज राखलाल दास बनर्जी ने किया था। मोहनजोदड़ो की खोज का वर्ष क्या था? 1922। आधिकारिक घोषणा कब हुआ था? 1924 में। कौन किया था? जॉन मार्शल ने। सभ्यता का अन्य नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। सभ्यता का अन्य नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, तो ये सारी क्वेश्चन आपको पूछने को देखने को मिलेगा, आपको पूछा जाएगा आने वाले एग्जाम में। तो आप इसका पूरा का पूरा नाम ध्यान रखिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? दयाराम साहनी। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? राखलाल दास बनर्जी। सिंधु सभ्यता की आधिकारिक घोषणा किसने की? जॉन मार्शल। हड़प्पा की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 में। मोहनजोदड़ो की खोज किस वर्ष हुई थी? 1922 में। ठीक है, सो ये सारी चीजें आपको रखना है। सबसे ज्यादा तो ये रखना कि हड़प्पा की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने किए थे। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो राख लाल दास बनर्जी ने किया था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। कैक का पूर्ण रूप क्या है? कैक कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है। ठीक है, कैक क्या है? कैक भारत का एक संवैधानिक पद है, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जो केंद्र और राज्य को सरकारों को आय व्यय का लेखा परीक्षण ऑडिट कराता है। ठीक है, कैग एक रिपोर्ट होती है। कैग रिपोर्ट में ही सब दिखता है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को कितना मतलब इनकम हुआ, खर्चा किया, तो वो पूरा का पूरा कैग रिपोर्ट में ही होता है, जो कि हर साल एडिट होता है। ठीक है, और यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी धन का उपयोग कानून और संसद द्वारा स्वीकृत उद्देश्यों के अनुसार हुआ। ठीक है, सो ये सारी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। संवैधानिक प्रावधान कौन है? इसका कौन सा आर्टिकल में इसको कैग को रिपोर्ट किया मतलब एक्सप्लेन किया गया? तो 148 से 151, 148 से 155। ठीक है, तो 148 से 155 ये वही क्वेश्चन आपको MBBI ये क्वेश्चन आपको पूरा देखने को मिल सकता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये पूछा जा सकता है कि जो कैग रिपोर्ट का है इसका एक्सप्लेनेशन कौन सा अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 148 से 151 में। ठीक है, कैग का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 48 में 148 में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। पार्ट 5 कैग का उल्लेख संविधान का 148 में और पूरा कैग का एक्सप्लेनेशन आर्टिकल 148 से आर्टिकल 151 तक। ठीक है,
सो अब हम देखते हैं कि इसको अपॉइंट कौन करता है। तो नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करता है। कैग का जो है उसका जो ये है नियुक्ति कौन करता है इसको? तो अपॉइंटमेंट कौन करता है उसका? तो नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि उसको कैग का जो ये होता है नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष होती है। आयु कितनी है? 65 वर्ष जो पहले हो। ठीक है। हटाने की प्रक्रिया क्या होती है? कैग को हटाने की प्रक्रिया है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होती है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कैग को हटाने की प्रक्रिया, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि कैग को हटाने की प्रक्रिया क्या होती है? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होती है। ठीक है। संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित को पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। सांसद में दोनों सदनों मतलब उच्च सदन निम्न सदन दोनों सदनों का बहुमत के प्रस्ताव को पारित होने पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। तो कैग को कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति हटा सकता है। राष्ट्रपति नियुक्त भी कर सकता है, हटा भी कर सकता है, लेकिन हटाने के लिए आपको उच्च सदन निम्न सदन से बहुमत प्राप्त होना चाहिए, तो ही राष्ट्रपति कैग को हटा सकता है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। अब हम इसको पूरा एक्सप्लेन किया हूँ पूरा कैग के बारे में, 1 बाय 1 आप देखिए, इसको पूरा अच्छे से पढ़िए, कोई क्वेश्चन ना लगे तो आप हमें डायरेक्ट पिन करिए। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। इंटरनेशनल योगा डे। इंटरनेशनल योगा डे 5 जून। परिचय। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस हर वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है। कब मनाया जाता है? 21 जून को। इसका उद्देश्य है शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक लाभ के बारे में जागरूकता बढ़ाना। इंटरनेशनल योगा डे, इसको भी मैं बहुत एक्सप्लेन किया हूँ पिछले वाले सेशन में, तो आप पिछले का सेशन को देखिए और इसको पूरे अच्छे से पढ़िए, आपको एक्सप्लेन पूरा वहाँ पर एक्सप्लेनेशन मिल सकता है। ठीक है। तो अभी आप इसका भी देखिए पूरा का पूरा। यहाँ पर अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताना। ठीक है। यहाँ पे मैं बस एक फॉर्म में ला के टेबल के फॉर्म में देने का ट्राई किया ताकि जल्दी से याद रहे वरना रिवीजन के लिए। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आरबीआई का हेडक्वार्टर। तो इसका भी मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हूँ। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर का है। तो आरबीआई भारतीय बैंक सेंट्रल बैंक है। इसकी स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत हुई थी। इसने 1 अप्रैल 1935 से कार्य करना प्रारंभ किया था। कि कब से किया था? 1 अप्रैल 1935 से। 1 अप्रैल 1935 से कार्य करना प्रारंभ किया था। मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर। वर्तमान मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र। प्रारंभिक मुख्यालय कोलकाता था। तो ये पूछा जा सकता है आपसे कि प्रारंभिक मुख्यालय कहाँ था? कोलकाता था। अभी वर्तमान में कहाँ है? मुंबई में है। 1937 में मुख्यालय ट्रांसफर होकर मुंबई आ गया। 1935 में ओपन हुआ, 1937 में ही मुंबई आ गया। तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि कब मुंबई में शिफ्ट हुआ? प्रारंभिक हेडक्वार्टर कहाँ था? कलकत्ता। तो वो शिफ्ट कब हुआ? 1937 में ही शिफ्ट हो गया मुंबई में, जो कि अभी फिलहाल भी मुंबई में है। ठीक है। अब हम इसका पूरा विशेषता देखते हैं, जो कि लास्ट क्लास में भी मैंने एक्सप्लेन किया था और यहाँ पे भी मैं एक्सप्लेन किया हूँ पूरा। आप गो थ्रू करना, कुछ भी लगे तो बताना। और यहाँ पर एक टेबल फॉर्मेट में दे दिया हूँ कि फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना कब हुआ? 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935। अधिनियम क्या है? 1935 एक्ट। ठीक है। आरबीआई एक्ट 1934। आरबीआई एक्ट 1934। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। प्रारंभिक मुख्यालय कोलकाता। ठीक है। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में हुआ था। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 में हुआ, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। प्रतीक क्या है? ताड़ के वृक्ष के सामने बाग। ताड़ के वृक्ष के सामने का बाग, ये सब पूछा जा सकता है आपको। ठीक है। वर्तमान गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। वर्तमान गवर्नर आरबीआई का कौन है? संजय मल्होत्रा। ठीक है। सो अभी ये क्वेश्चन तो ईजी है, मैं इस पर ज़्यादा दिया नहीं। एआई का फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बोलते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बहुत सारी कंपनी ने एआई लाया। चैट जीपीटी एआई है, क्लाउड एआई है, गोरका एआई है, बहुत सारा एआई मार्केट में आ चुका है। तो बट इसका फुल फॉर्म ही पूछेगा या और एल्स उसका मालिक पूछेगा या उसका संस्थापक पूछेगा। तो आने वाले क्लास में मैं पूरा जितना भी एआई को डेवलप किया गया उसका मालिक कौन है, मैं पूरा का पूरा एक लिस्ट बना कर दे दूँगा। ठीक है। सो उसके ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है आपको। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। यूनेस्को यूएनईएसको हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस।
ठीक है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस। यूनेस्को का मुख्यालय हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में स्थित है। यूनेस्को का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसको संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन है। इसका काम क्या है? यूनेस्को दुनिया भर में शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, मीडिया और अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा और ये भी MBBI है, इसको भी आप अच्छे से पढ़ लेना, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, सो मैं यहाँ पे और बढ़ा के लिखा हूँ, पूरा हिस्ट्री बताया हूँ इसका। मुख्य तथ्य क्या थे? तो स्थापना कब हुआ था इसका? 16 नवंबर 1945 के। यूनेस्को का स्थापना कब हुआ? 16 नवंबर 1945 का। मुख्यालय कहाँ था? पेरिस फ्रांस। ठीक है, मुख्य उद्देश्य क्या था? शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति के माध्यम से शांति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, यूनेस्को क्या? यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन यूएन की एक विशेष एजेंसी है, स्पेशलाइजेशन एजेंसी है। इसका काम है दुनिया भर में शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार को माध्यम से सहयोग का बढ़ावा देना। ठीक है, इसका U फॉर यूनाइटेड, N फॉर नेशन, E फॉर एजुकेशनल, S फॉर साइंटिफिक, C फॉर कल्चरल, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन। सो इसका फुल फॉर्म पूछेगा तो आप इसका एक्सप्लेन इस टाइप से कर सकते हो। ठीक है, सो अभी मैं ये रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि यूनेस्को की स्थापना कौन सा युद्ध के बाद हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य था कि देशों के बीच विज्ञान, शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति जैसे शांति स्थापित की जाए ताकि भविष्य में कोई बड़े युद्ध को रोका जा सके। ठीक है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में। मुख्यालय वह जगह होती है जहाँ किसी संगठन के केंद्रीय प्रशासन और प्रमुख निर्णय लिए जा सकता है। ठीक है, कोई भी डिसीजन लिया जा सकता है तो उसको मुख्यालय से लिया जा सकता है। पेरिस में मुख्यालय क्यों चुना गया? इसका भी रीजन होगा। तो फ्रांस का शिक्षा और संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि फ्रांस क्या है? तो शिक्षा और संस्कृति का मुख्य केंद्र माना जाता है। यूरोप अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का प्रमुख क्षेत्र है। ठीक है, यूरोप अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का प्रमुख क्षेत्र है। दुनिया के अधिकांश देशों के संपर्क आसान है। अंतर्राष्ट्रीय बैठकों के लिए उपयुक्त स्थान है। ठीक है, सो यूनेस्को का लक्ष्य क्या है? तो शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के माध्यम से विश्व में शांति स्थापित करना। तो ये भी पूछा जा सकता है कि मेनली यूनेस्को का क्या काम है? तो शांति प्राप्त स्थापित करना, शिक्षा, संस्कृति और विज्ञान के थ्रू। ठीक है, बाकी तो सब नॉर्मल है, आप इसको देख लेना अच्छे से। सो बस ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। पूरा का पूरा मैं एक्सप्लेन किया, इसको भी एक फॉर्म में ला के देने का ट्राई किया जिससे जो कि मैं पहले ही एक्सप्लेन कर दिया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप जाना, कुछ भी लगेगा तो मुझे क्वेश्चन करना, मैं इसका आंसर करूँगा। ठीक है, सो ये है, ये भी मैं पूरा पहले ही एक्सप्लेन कर दिया हूँ, फिर भी मैं यहाँ पर भी कुछ कवर करने का ट्राई किया हूँ। तो आप इस क्लास के में जाना और आप एक बार देखना, अगर कुछ लगेगा तो डायरेक्ट मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पे कमेंट करना। ठीक है, सो मैं वहाँ पे आके आपको आंसर करूँगा पूरा का पूरा, इसमें पूरा मैं एक्सप्लेन किया हूँ। सो आज के लिए बस इतना ही, और आपको PDF लिंक और नोट्स के सबसे पहले पाने के लिए अभी जुड़े। कहाँ जुड़ेंगे आप? आपके अपने यूट्यूब चैनल SOLASPER_ER सूरज कुमार। ठीक है, इंस्टाग्राम सूरज टीम 01, फेसबुक पेज फॉलो SOLASPER एंड व्हाट्सएप पे ये भी मैसेज कर सकते हो। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, और आगे ऐसे क्लास में बने रहने के लिए आप हमेशा सबसे पहले अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन ऑन करिए, तो जब भी मेरा क्लास स्टार्ट होगा, लाइव आए या रिकॉर्डेड वीडियो को अपलोड करें तो आपको सबसे पहले मिले, और आप कोई भी क्वेश्चन को मिस ना करें, और कोई भी ऑप्शन मतलब क्वेश्चन में कोई भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन है तो आप मिस ना करें करंट अफेयर से। ये मेरा वादा रहा, और मैं आपको हर तरह का कंटेंट अच्छे से अच्छे क्वेश्चन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से दूंगा, ताकि एक भी क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में छूटे नहीं। ठीक है, चलो, ओके देन बाय, थैंक यू।